मेरी आंख खुली तो कमरे में रोशनी थी। खुली हुई खिड़की से मुझे आसमान भी दिखाई दे रहा था और मेरी हालत भी पहले की निस्बत बहुत बेहतर थी। इस मर्तबा भी वही नर्स कमरे में थी और मेरे बाएं जानिब खड़ी स्टैंड पर लगी हुई ड्रिप की स्पीड चेक कर रही थी। दाएं तरफ भी एक स्टैंड था, उसमें ब्लड की बोतल लटक रही थी। मुझे शदीद प्यास महसूस हो रही थी। मैंने बमुश्किल कहा, पानी। नर्स ने चौंक कर मुझे देखा और ग्लास में पानी डालकर चमचे के जरिए मुझे पिलाने लगी। छोटे से उस टीस्पून से मेरा हलक भी पूरी तरह तर न हो सका। मैंने मजीद पानी मांगा मगर नर्स ने मुस्कुरा कर कहा, डॉक्टर अजय अभी आने वाले हैं, वो इजाजत देंगे तो मैं पानी के 2 गिलास भरकर आपको पिलाऊंगी। मेरे हलक में कांटे पड़ रहे थे, जबान ऐंठ रही थी और मुझे बोलने में तकलीफ हो रही थी। मैंने झल्लाकर आंखें मूंद ली और सोचने की कोशिश की कि मैं हॉस्पिटल कैसे पहुंचा। मुझे याद आया कि मैं और गणेश पुलिस का घेरा तोड़कर जानकी दास के बंगले से निकले थे। फिर गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। वहां पुलिस ने हमें घेर लिया था। फायरिंग हुई थी और मेरे जहन में एक झमाका सा हुआ और मुझे ग्लोरिया की आवाज सुनाई दी थी। मैं और गणेश आवाज की तरफ लपके थे। फिर मेरे जिस्म में आग सी भर गई थी और मैंने गणेश को बुरी तरह तड़पते हुए देखा था। वो सब कुछ याद आते ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे भी गोलियां लगी थीं। न जाने मुझे कितनी गोलियां लगी थीं और मैं जिंदा कैसे था। डॉक्टर मुझसे कह रहा था कि आप मामूली जख्मी हैं। मैंने उठने की कोशिश की तो पूरे जिस्म में दर्द की शदीद लहर दौड़ गई और मुझसे उठा न गया। मैंने हौल कर सोचा, क्या मैं हमेशा के लिए माजूर हो चुका हूँ? मैंने पांव हिलाने की कोशिश की मगर मुझे ऐसा लगा जैसे पांव मौजूद ही ना हो। मैं खुद कलामी के अंदाज में बड़बड़ाया, नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने हाथों से अपनी जान ले लूंगा। मेरे दोनों हाथ अभी सलामत थे। फिर मुझे ग्लोरिया का ख्याल आया। वो कमबख्त मुझे अस्पताल में डालकर खुद न जाने कहां गायब हो गई थी। अभी तक मुझे एक दफा भी उसकी शक्ल नजर नहीं आई थी। मैंने जिस्म का पूरा जोर लगाकर उठने की कोशिश की तो तकलीफ की शिद्दत से मेरी चीख निकल गई। नर्स उसी वक्त कमरे में दाखिल हुई। वो झपट कर मेरे पास आई और बोली, मिस्टर कामरान, आप उठने की कोशिश न करें, तकलीफ बढ़ जाएगी। मैंने खुशामदाना लहजे में कहा, मुझे सिर्फ ये बता दो सिस्टर कि मेरे दोनों पांव मौजूद हैं। प्लीज सिस्टर, मुझे बता दो, मैं हमेशा के लिए माजूर तो नहीं हो गया। नर्स ने हैरत से मुझे देखा। बोली, जी आप कैसी बातें कर रहे हैं मिस्टर कामरान? अगर वो हैरान होने की अदाकारी कर रही थी तो बिलाशुबा गजब की अदाकारा थी। वो हंसकर बोली, मैंने तो आपकी बहादुरी के बहुत चर्चे सुने थे, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप वही हैं। मैंने कहा, मुझे बातों से बहलाने की कोशिश मत करो। नर्स ने कहा, डॉक्टर अजय ही आपको सेटिस्फाई करेंगे, मगर प्लीज उठने की कोशिश मत करें वरना सचमुच आप डिसेबल हो जाएंगे। ये कहकर वो खटपट करती वहां से चली गई। मैं सोच रहा था कि अगर मैं माजूर हो गया हूं तो मेरी जिंदगी बेकार है। मैं दूसरों पर बोझ बनने की बजाय मौत को तरजीह दूंगा। मुझे रह रह कर ग्लोरिया पर गुस्सा आ रहा था। उसे खुद यहां मौजूद होना चाहिए था। कोई दरवाजे के पास बुलंद आवाज में बोला, नो, अभी मैं आपको इसकी परमिशन नहीं दूंगा। वो डॉक्टर अजय था। फिर कोई आवाज आई मगर नर्स तो बता रही थी कि डॉक्टर अजय ने उसकी बात काट दी। बोला, प्लीज ऑफिसर, अभी पेशेंट की हालत ऐसी नहीं है, सॉरी। डॉक्टर अजय ये कहकर कमरे में आ गया। उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात थे। मुझे देखकर वो जबरन मुस्कुराया और बोला, आप कैसे हैं मिस्टर कामरान? मैंने कहा, ये भी आप ही बताएंगे डॉक्टर साहब, मगर प्लीज मुझे सब कुछ साफ साफ बता दें। मुझ में बहुत हौसला है, बहुत हिम्मत है, मैं कुछ भी, कोई भी बुरी खबर सुन लूंगा। डॉक्टर चौंक कर बोला, आपका मतलब क्या है? मैंने कहा, अगर मैं डिसेबल हो गया हूं तो मुझे बता दीजिए, मुझ में इतनी हिम्मत है कि। डॉक्टर हंसने लगा। बोला, कम ऑन मिस्टर कामरान, आप तो बहुत जबरदस्त आदमी हैं। आपकी जगह कोई और होता तो शायद अब तक मर चुका होता। आप जानते हैं आपको कितने दिन के बाद होश आया है? आप 10 दिन बाद होश में आए हैं। आपके जिस्म में 6 गोलियां लगी थीं, 5 गोलियां दोनों टांगों में और 1 पेट में। आपके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया है, मगर मामूली सा। गोलियां हड्डियों को छूती हुई गुजर गई थी। हाँ, अगर वो गोलियां हड्डियों के बीच से गुजर जाती तो आप डिसेबल हो सकते थे। पेट में लगने वाली गोली भी खतरनाक साबित हो सकती थी, मगर आप लकी हैं कि उससे भी खतरनाक जख्म नहीं आया। आपका खून बहुत बह गया था। अगर हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो जाती तो आपका बचना मुश्किल था, लेकिन अब आप खतरे से बाहर हैं। हाँ, ठीक होने में 2 महीने लग सकते हैं। मैंने कहा, अभी आपने बताया कि मेरे दोनों पैरों में फ्रैक्चर है, फिर 2 महीने? वो बोला, मैंने कहा ना, फ्रैक्चर बहुत मामूली है, 2 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा। पेट का जख्म उससे भी कम वक्त लेगा। मेरा ख्याल है कि अब आपकी तसल्ली हो गई होगी। मैंने तवील सांस लिया। मैं वाकई मुतमईन हो गया था। मैंने हंसकर कहा, थैंक यू डॉक्टर, अब वाकई मेरी तसल्ली हो गई है। फिर अचानक मुझे ग्लोरिया का ख्याल आया। मैंने पूछा, ग्लोरिया कहाँ है? डॉक्टर ने हैरत से कहा, ग्लोरिया?
कौन ग्लोरिया? मैंने कहा, मुझे यहाँ कौन लाया है? मैंने सोचा शायद ग्लोरिया किसी वजह से खुद सामने नहीं आई थी, उसने किसी और के जरिए मुझे भेजा था। डॉक्टर ने कहा, आपको पुलिस यहाँ लेकर आई है, आप पुलिस ही की गोलियों से तो जख्मी हुए हैं, आपका साथी तो ऑन द स्पॉट मर गया था। मैंने कहा, इसका मतलब है कि मैं अब अंडर अरेस्ट हूँ? डॉक्टर ने कहा, यस, आप पुलिस की कस्टडी में हैं। पुलिस इंस्पेक्टर इसी वक्त आपका बयान लेना चाहते हैं, मगर मैंने परमिशन नहीं दी। मेरे जहन में आंधियां सी चलने लगी। मैंने वाज़े तौर पर ग्लोरिया की आवाज सुनी थी। क्या मुझे धोखा हुआ था? लेकिन मेरे साथ गणेश भी तो था। क्या उसके कान भी बज रहे थे? उसने भी चौंक कर आवाज की तरफ देखा था और मेरे साथ ही उधर लपका था। डॉक्टर न जाने किस वक्त चला गया था। मैं अपने ख्यालात में इतना गुम था कि मुझे उसके जाने का एहसास भी न हुआ। मैं अब तक इस खुश फहमी में था कि ग्लोरिया मुझे यहाँ लाई थी और यही सोचकर उसे बुरा भला कहता रहा था कि वो मुझे यहाँ डालकर भूल गई थी। उसी वक्त नर्स कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथों में दवाओं की ट्रे थी। उसने पहले मेरा टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर चेक किया, फिर इंजेक्शन तैयार करने लगी। मैं खाली उस जहनी के आलम में उसे देखता रहा। उसने मुझे इंजेक्शन दिया और सोने की हिदायत देकर चली गई। उस वक्त भी मुझे ड्रिप लगी हुई थी। फिर न जाने कब मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन मेरी हालत मजीद बेहतर हो गई। अब तकलीफ की शिद्दत भी नहीं रही थी, या फिर मैं इस तकलीफ का आदी हो गया था। उस दिन नर्स ने मुझे ऑरेंज जूस भी पिलाया और मांगने पर कई दफा पानी भी दिया। दोपहर के वक्त डॉक्टर अजय आया तो उसके साथ पुलिस का एक इंस्पेक्टर भी था। उसकी शक्ल पर नहूसत बरस रही थी और वो चेहरे ही से कामचोर, जालिम और रिश्वतखोर लग रहा था। डॉक्टर अजय ने मेरा मुआयना किया, फिर पुलिस इंस्पेक्टर से बोला, मैं आपको सिर्फ 10 मिनट दे सकता हूँ। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है। डॉक्टर कमरे से बाहर निकला तो इंस्पेक्टर मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। बोला, कैसी तबीयत है मिस्टर कामरान? मैंने बेजारी से कहा, मतलब की बात करो इंस्पेक्टर। वो भिन्ना कर बोला, तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया है? वो बिला तमहीद मतलब की बात पर आ गया। मैंने तमस्खुरामेज़ लहजे में कहा, मुझे तुम ही लोग तो यहाँ लाए हो, मुझे आते वक्त होश ही कब था? इंस्पेक्टर धाड़ा, मैं ज्यादा बकवास सुनने का आदी नहीं हूँ। उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि दूर तक गई होगी। मैं कोई जवाब देने ही वाला था कि डॉक्टर तेजी से कमरे में दाखिल हुआ और बोला, नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये किसी थाने का टॉर्चर सेल नहीं बल्कि हॉस्पिटल है, आप जा सकते हैं। दूसरे लफ्जों में उसने ये कहा था कि दफा हो जाओ। इंस्पेक्टर ने झल्ला कर डॉक्टर की तरफ देखा, फिर बुरा सा मुंह बनाकर बोला, आपने मुझे 10 मिनट दिए थे। डॉक्टर ने सर्द लहजे में कहा, वो 10 मिनट स्टेटमेंट के लिए थे, चीखो पुकार के लिए नहीं। पेशेंट इस वक्त मेरी जिम्मेदारी है, यहां से रिलीज हो जाए तो इसे काट कर फेंक देना, मगर अभी नहीं। इंस्पेक्टर तपे हुए लहजे में बोला, ठीक है, और वो तनतनाता हुआ बाहर निकल गया। मैंने चेहरे पर नकाहत तारी कर ली और नहीफ आवाज में कहा, पानी। डॉक्टर ने चमचे से मुझे पानी पिलाया और बोला, आप फिक्र मत करें मिस्टर कामरान, अब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इन लोगों ने ज्यादा गड़बड़ की तो मैं होम सेक्रेटरी तक जाऊंगा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, आपको भला एक दहशतगर्द से हमदर्दी क्यों है? वो बोला, मेरा मरीज दहशतगर्द हो या कोई साधु संत, वो सिर्फ मरीज है। वो एक इंसान है जिसकी जान बचाना मेरा फर्ज है। मैंने तल्ख लहजे में कहा, चाहे सेहतमंद होकर वो फांसी पर चढ़ जाए या फायरिंग स्क्वाड के हवाले कर दिया जाए। डॉक्टर ने कहा, ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो चौंक कर बोला, बस आज के लिए इतना ही काफी है, अब आप रेस्ट करें। मैं खुद भी अपने आप को थका थका महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने खामोशी से आंखें मूंद ली। फिर मजीद एक हफ्ता गुजर गया, मगर पुलिस का कोई आदमी नहीं आया। कमरे के बाहर अलबत्ता 2 कांस्टेबल हर वक्त मौजूद रहते थे। 2 दफा मुझे एक्सरे के लिए ले जाया गया तो दोनों कांस्टेबल बैठे नजर आए। मेरे पेट का जख्म मोहलक नहीं था। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि गोली ने सिर्फ आंत को थोड़ा सा मुतासिर किया था, वो जख्म भी तेजी से ठीक हो रहा था। 10वें दिन एक वार्ड बॉय ने मुझे व्हील चेयर पर बिठा दिया और लॉन की तरफ ले गया। दोनों पुलिस वाले साई की तरह मेरे पीछे लगे हुए थे। वार्ड बॉय ने मुझे पूरे लॉन का चक्कर लगवाया और थोड़ी देर के बाद वापस कमरे में ले गया। फिर उसने बहुत एहतियात से मुझे बेड पर लेटा दिया। 2 हफ्ते मजीद गुजर गए। इस दौरान में न पुलिस आई न ग्लोरिया ने शक्ल दिखाई। अब मुझे यकीन हो चला था कि मुझे धोखा हुआ था। वो ग्लोरिया नहीं थी। ग्लोरिया होती तो मैं अब तक यूं बेजारो मददगार न पड़ा होता। इंसान जब हवास बाख्ता हो तो वो कुछ भी सुन सकता है, कुछ भी देख सकता है। मैं तो उस वक्त मौत के हिसार में था। मुझे अगर ग्लोरिया की आवाज सुनाई दी थी तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। रहा गणेश, तो वो बेचारा तो मुझे देखकर मेरे पीछे लपका था। देखते ही देखते मुझे वहां 1 महीना गुजर गया। मेरे पेट का जख्म पूरी तरह मुंदमिल हो चुका था। मुझे खाने के लिए बेहतरीन खुराक दी जा रही थी। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था जैसे वो लोग मुझे कुर्बानी के लिए तैयार कर रहे हों। मैं फिर पहले की तरह तंदुरुस्त तो तवाना हो गया था, बस अभी तक पैरों पर प्लास्टर था।
दाएं पैर की रान और घुटने के दरमियानी हिस्से में फ्रैक्चर था और बाएं पैर की पिंडली मुतासिर हुई थी। बेड पर लेटे लेटे मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर लेता, मगर अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। एक दफा मैंने नर्स की गैर मौजूदगी में खड़े होने की कोशिश की थी तो इतनी शदीद तकलीफ हुई थी कि मैं औंधे मुंह जमीन पर गिरा था। अगर मैं अपने दोनों हाथ जमीन पर न टेक देता तो मेरा चेहरा बिगड़ जाता। उसी वक्त नर्स कमरे में दाखिल हुई थी और चीखती हुई वापस चली गई थी। उसकी चीखों पुकार सुनकर दोनों पुलिस वाले अंदर आ गए। वो ये समझे कि मैं फरार होना चाहता हूँ और मैंने नर्स पर हमला कर दिया है। उन दोनों ने मुझ पर बंदूकें तान ली। अचानक डॉक्टर भी कमरे में आ गया। पुलिस वालों को कमरे में देखकर वो आग बबूला हो गया। वो न जाने क्या समझा था। मैं जमीन पर पड़ा था और दोनों पुलिस वाले मुझ पर बंदूकें ताने खड़े थे। डॉक्टर समझा कि शायद पुलिस वाले मुझ पर तशद्दुद कर रहे हैं। वो चीख कर बोला, गेट आउट। तुम्हें अंदर घुसने की इजाजत किसने दी? मैं अभी तुम्हारे चीफ से बात करता हूँ। ये हॉस्पिटल है, कोई बुचड़खाना नहीं है। फिर वो नर्स से मुखातिब हुआ, बोला, क्या बात थी? ये लोग कामरान से क्या कह रहे थे? नर्स ने जल्दी से कहा, ये लोग तो बाद में आए हैं, कामरान साहब तो खुद ही बेड से गिर पड़े हैं। पलक झपकते में डॉक्टर मामले की तह तक पहुंच गया। इस दौरान में पुलिस वाले बाहर जा चुके थे। डॉक्टर ने मुझे उठाकर बेड पर लेटाया और सख्त लहजे में बोला, ये क्या हरकत थी? आपने बेड से नीचे उतरने की कोशिश क्यों की मिस्टर कामरान? मैंने सुना है कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, मेरी बात समझ गए होंगे, मगर आप तो। मैंने कहा, सॉरी डॉक्टर, मैं ये देख रहा था कि मैं अपना वजन उठा सकता हूँ या नहीं। डॉक्टर ने जल्दी से पूछा, तकलीफ तो नहीं हो रही? मैंने कहा, बहुत शदीद तकलीफ हो रही है डॉक्टर, वाकई में बहुत शदीद तकलीफ। डॉक्टर ने उसी वक्त नर्स को हुक्म दिया कि कामरान का एक्सरे करवाओ। वो तो गनीमत था कि मैंने चलने की कोशिश नहीं की थी। एक्सरे में भी कोई खास बात नहीं थी, बस मेरी तकलीफ बढ़ गई थी। डॉक्टर ने बताया कि अब अगर चलने की कोशिश की तो रिकवर होने में इतना मजीद टाइम लगेगा। मैंने उससे वादा किया कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगा। उस दिन मेरी आंख खुली तो एक नई नर्स कमरे में मौजूद थी। मैंने सोचा हॉस्पिटल की इंतजामिया में कोई बाज़ौक़ आदमी शामिल है जो छांट छांट कर हसीन चेहरे यहाँ लाया है। मैंने गौर से उसका जायजा लिया। वो दरमियाने कद और मुतनासिब जिस्म की मालिक थी। उसके चेहरे पर एक मासूमियत सी थी। वो मुझे ऐसी अकीदत और एहतराम से देख रही थी कि मैं शर्मिंदा होकर रह गया। उसके यूं देखने पर मुझे उलझन भी हो रही थी। मैंने सर्द लहजे में पूछा, क्या बात है? तुम कुछ कहना चाहती हो मुझसे? उसने मासूमियत से कहा, आप कामरान साहब है ना? मेरे दिल में आया कि जवाब में कहूँ मैं अमेरिका का सदर हूँ, मगर न जाने उसकी आंखों में क्या बात थी कि मैं उस पर तंज न कर सका। मैंने कहा, बीबी, अब मैं कामरान कहाँ रहा? अब तो मैं एक नाकाम और नामुराद इंसान हूँ। कोई शख्स पुलिस की तहवील में होकर कामरान कैसे हो सकता है? बहरहाल तुम क्या कहना चाहती हो? वो बोली, मैं तो यहाँ बहुत उम्मीदें लेकर आई थी, मगर आप तो खुद इतनी मायूसी की बातें कर रहे हैं। मैंने बुलंद आवाज में कहा, मैं भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने तकिए के पास पड़ा हुआ पैकेट उठाया और नर्स से बॉल पॉइंट लेकर उस पैकेट पर लिखा। हो सकता है पुलिस ने इस कमरे को बग्ड कर दिया हो, इसलिए जो कुछ कहना हो लिख कर कहो, वरना मेरी वजह से खामखाम मारी जाओगी। मैं कोई मौजूद शख्सियत, कोई वजीर या मिनिस्टर नहीं हूँ। तुम मुझे क्या समझ रही हो? उसने कहा, वो क्या है कि आपके कमरे के बाहर पुलिस की गार्ड है। मैं समझी कि आप या तो नेता हैं या कोई करोड़पति बिजनेसमैन। इसके साथ ही वो एक कागज पर कुछ लिखती भी जा रही थी। फिर उसने वो कागज मेरी तरफ बढ़ा दिया। उस पर लिखा था, मैं तफसील से सब कुछ लिख कर ले आऊंगी, प्लीज मेरी मदद करें। वो पढ़कर मैंने कहा, तुम्हें गलतफहमी हुई है सिस्टर। मैं करोड़पति बिजनेसमैन हूँ, न कोई नेता। मैं तो एक कैदी हूँ और मुझ पर दहशतगर्दी का इल्जाम है। पुलिस की ये गार्ड मेरी हिफाजत के लिए नहीं, बल्कि मुझे फरार से रोकने के लिए है। उसने जल्दी से कहा, तब तो वाकई मुझसे भूल हो गई। मुझे दवा और इंजेक्शन देकर वो वापस चली गई। मैं काफी देर तक उसके बारे में सोचता रहा। मुझे ये ख्याल आया कि कहीं वो पुलिस की चाल ना हो। उस लड़की का ताल्लुक भी पुलिस से हो सकता था। अपने कमरे के बग्ड होने का शोशा तो मैंने यूं ही छोड़ा था, वरना अस्पताल के उस कमरे को बग्ड करके पुलिस को क्या मिलता? मेरा कोई साथी तो मुझसे मिलने वहां आता नहीं था। फिर मैं किसी अजनबी से क्या गुफ्तगू कर सकता था जिसे पुलिस सुनती? वो नर्स दूसरे दिन आई तो अपने साथ एक लिफाफा भी लाई। उसने खामोशी से वो लिफाफा मेरे सुपुर्द कर दिया। फिर मुझे दवा और इंजेक्शन देने के बाद चली गई। मैं तजस्सुस में मुब्तला था कि आखिर उसने लिखा क्या है और जल्द से जल्द उसे पढ़ना चाहता था, मगर मुझे मौका ही नहीं मिल रहा था। अभी तक डॉक्टर अजय भी राउंड पर नहीं आया था। डॉक्टर अजय के अलावा मुझे ये खदशा था कि कोई पुलिस अफसर मेरा बयान लेने ना आ जाए। दोपहर 11 बजे के करीब डॉक्टर अजय राउंड पर आया। उसके साथ नई नर्स भी थी। वो पुरुमीद नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में कई सवाल थे, मगर मैंने तो अब तक उसका दिया हुआ लिफाफा खोला भी नहीं था। वो जितनी देर वहां रही, मुतवक्के नजरों से मेरी तरफ देखती रही, जैसे मेरी तरफ से किसी जवाब
किसी इशारे की मुंतजिर हूँ। मगर जब मैंने किसी रद्द अमल का इजहार न किया तो वो मायूस होकर वापस चली गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और बताया कि आपने हैरत अंगेज तौर पर बहुत जल्दी रिकवर किया है और अब 15 या ज्यादा से ज्यादा 20 दिन के बाद मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद मैंने कुछ देर इंतजार किया, फिर नर्स का लाया हुआ लिफाफा खोला। उसने उर्दू की बजाय इंग्लिश में लिखा था, कामरान साहब, आप भी सोच रहे होंगे कि अजीब लड़की है, खामखा गले पड़ रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अपनी बात कहाँ से शुरू करूँ। उर्दू मुझे लिखनी नहीं आती और मेरी इंग्लिश अभी इतनी अच्छी नहीं है, मगर मजबूरी है। खुदा करे आप मेरी बात समझ जाएं। मेरा नाम सलमा है। मेरे वालिद पुलिस में इंस्पेक्टर थे। वो इंतहाई फर्जशनास और ईमानदार ऑफिसर थे। इसी वजह से एक MLA ने उन्हें कत्ल करवा दिया। मुझसे छोटा एक भाई कॉलेज में पढ़ता है। उस पर उसी MLA के गुंडों ने इतना तशद्दुद किया कि वो हमेशा के लिए माजूर हो गया। फिर उन बदमाशों ने हमारे घर पर हमला किया। मैं उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी। उन्हें दरअसल एक फाइल की तलाश थी जो अब्बा जान की तहवील में थी। फाइल की तलाश में उन्होंने घर का कोना कोना छान मारा। अम्मी पर भी जबरदस्त तशद्दुद किया और तलाशी में नाकाम होने के बाद उन्होंने अम्मी को भी कत्ल कर दिया। घर की तलाशी लेने के बाद शायद वो लोग मुतमईन हो गए कि वो फाइल अब्बा जान के पास नहीं थी, मगर असल में वो उनकी ही तहवील में थी। मुझे और अम्मी को इल्म था कि अब्बा जान खुफिया कागजात कहाँ रखते थे। उनकी अलमारी का पट अंदर से खोखला था और किसी स्क्रू ड्राइवर या नोकीली चीज की मदद से उसका एक हिस्सा अलहदा हो जाता था। मैंने वो फाइल वहां से निकाल ली। अब वो फाइल मेरी तहवील में है। उसके जरिए न सिर्फ वो MLA बल्कि पुलिस के कई बड़े अफसर भी बेनकाब हो सकते हैं। इस वाक़े को 1 साल हो गया है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फाइल पुलिस के हवाले कर दूं। मुमकिन है पुलिस कमिश्नर खुद भी इन जराइम में मुलव्विस हो। अपने माजूर भाई को देखती हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। दिल चाहता है कि उन बदमाशों को अपने हाथों से ज़िबा कर दूं। मैंने अखबारों में आपके बारे में पढ़ा तो मेरे दिल से बेख्तियार दुआ निकली कि या अल्लाह मुझे इस बहादुर और हौसलामंद शख्स से मिला दे। मेरी ये दुआ पूरी तो हो गई, मगर इस सूरत में कि आप तो खुद दूसरों के मोहताज थे। जब आपको खून की जरूरत पड़ी तो मैंने कोशिश की कि किसी हिंदू का खून आपकी रगों में न जाए, और खुदा का शुक्र है कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब रही। इसके लिए मुझे क्या क्या जतन न करने पड़े, ये एक अलग दास्तान है। बहरहाल मैंने किसी गैर मुस्लिम के नापाक खून का एक कतरा भी आपके जिस्म में दाखिल नहीं होने दिया। आपकी नज़र में शायद ये बात दकियानूसी हो, मगर मेरे लिए बहुत अहम है। मैं चाहती थी कि आप मेरी मदद करें, मगर आप तो खुद ही गिरफ्तार हैं। अगर आप अपने साथियों से राब्ता करना चाहें तो मुझ पर एतमाद कर सकते हैं। कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। आप चाहें तो आपको अस्पताल से फरार भी करवा सकती हूँ। मुझे आपके काम आकर खुशी होगी। फ़कत सलमा। खत पढ़कर मैं बहुत देर तक तजब्जुब में रहा। न जाने क्यों मुझे ये यकीन नहीं आ रहा था कि सलमा ने जो कुछ लिखा है सच लिखा है। अगर वो सब कुछ सच भी था तो वो आखिर मुझसे क्या चाहती थी। मुझे किसी भारतीय MLA की गुंडागर्दियों से क्या दिलचस्पी हो सकती थी। मेरा वतन तो खुद इन मामलात में खुद कफील था। शायद भारतीय तो रिश्वत, चोरबाजारी और गुंडागर्दी के उन तरीकों का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। 2 बजे के करीब सलमा दवा लेकर आई तो मैंने उससे कहा, तुमने जो कुछ लिखा है मैंने पढ़ लिया है, मगर तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने उदास से लहजे में कहा, मैं आपसे भला क्या चाह सकती हूँ। न जाने क्यों मैंने आपको अपना समझकर सब कुछ बता दिया। शायद इसीलिए कि आप मुसलमान और पाकिस्तानी हैं। मैं तलखी से हंसा, कहा, मैं कितना मुसलमान हूँ ये तो खैर मैं ही जानता हूँ। जहाँ तक पाकिस्तानी होने का सवाल है तो बीबी, हुकूमत पाकिस्तान भी मेरे सर की तलबगार है। ये तो खैर दुश्मन मुल्क है। मेरे मुल्क की पुलिस और दूसरी एजेंसियां मेरे खून की प्यासी हैं। हुकूमत के अलावा वहाँ के मुअज़्ज़ज़ डाकू भी मेरी जान के दुश्मन हैं। मैं तो रोते रोते थक गया हूँ। सब कुछ बेमानी और बेमकसद लगने लगा है मुझे, और मैं इस हालत में तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? मैं तो खुद चलने फिरने से माजूर हूँ। सलमा ने कहा, आपके हमदर्द और साथी तो होंगे इस शहर में। आप उन्हें कोई पैगाम भिजवाना चाहें तो मैं ये काम कर दूंगी। मैंने कहा, मेरा कोई साथी होता तो मैं अब तक अस्पताल के इस कमरे में लावारिसों की तरह न पड़ा होता। उसने अफसुर्दगी से कहा, आप शायद मुझ पर एतमाद नहीं कर रहे। मैंने कहा, मुझे तुम पर पूरा एतमाद है। मैं उसके मुसलसल इसरार पर चौंक गया था। वो इस बात पर क्यों बज़िद थी कि मैं अपने साथियों के पते उसे बताऊं। सलमा ने पूछा, आप किस सोच में पड़ गए? मैंने कहा, मैं सोच रहा हूं कि तुम पर एतमाद करना ही पड़ेगा। तुम मुसलमान हो और एक दयानतदार पुलिस ऑफिसर की बेटी हो। तुमने अपने वालिद का नाम इरफान अहमद ही लिखा है ना? मैंने नफ्सियाती हरबा इस्तेमाल किया, वरना उसने अपने वालिद का नाम नहीं लिखा था। वो उलझन में पड़ गई, फिर कुछ सोच कर बोली, जी उनका नाम इरफान अहमद ही था। मेरे शुबहात की तस्दीक हो गई। सलमा वो नहीं थी जो वो जाहिर कर रही थी। मैंने उस पर जाहिर न होने दिया कि मैं उसकी हकीकत जान गया हूँ। मैंने कहा, मैं 1-2 दिन में तुम्हें अपने साथियों के पास भेज दूंगा।